चलिए, हमने लास्ट क्लास में, कल की क्लास में अलॉय डिस्कस किया था, स्टील हमने कम्प्लीटली डिस्कस करी थी। ठीक है, अब हम आज डिस्कस करते हैं अलॉय टूल स्टील्स। ठीक है, यानी पिछली क्लास में आपके जो डिफरेंट अलॉइंग एलिमेंट थे स्टील्स के, मैंने वो आपको बताए थे, जिसके अंदर मैंने कार्बन के अलावा बताया था निकल है, क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, वैनेडियम है, कॉपर है, न्यूबियम है। इन सारे जो एलिमेंट हैं इनका एक कितना अमाउंट में मतलब कितने अमाउंट में वो स्टील में प्रेजेंट होगा, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी और हम किस लिए ऐड करते हैं, ये वो चीज़ें अब तक मैंने आपको बताई थी। जिसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, कल भी नो मैंने सर। पूछा था, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है ना, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अलॉय स्टील। जो हमारे पास अलॉय स्टील हैं उसके डिफरेंट क्लासिफिकेशन किए गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर अलाइंग एलिमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये आपके चार तरह के क्लासिफिकेशन इसके अंदर अवेलेबल है। बेसिकली वो तीन ही तरह की है। लास्ट वाला जो है आपका वो प्रिंसिपल अलाइंग एलिमेंट की वजह से है, जो कि आपका फर्स्ट में जो है नंबर ऑफ अलाइंग एलिमेंट उसकी वजह से। तो आप किस तरीके से किस तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हैं स्टील को? तो एक तो आपका अलॉइंग स्टील को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहला हम ये कह सकते हैं कि इसमें मोर देन 2 या मोर देन 3, या ये कह सकते हैं कि 3 अलॉइंग एलिमेंट इसमें यूज हुए हैं, 4 अलॉइंग एलिमेंट यूज हुए हैं। तो on the basis of the number of alloying element present in that steel is known as first category according to the number of alloying element। तो हम ये कहेंगे कि इसकी पहली क्लासिफिकेशन हो गई। 3 है, 4 है। आयरन और कार्बन के अलावा, आयरन और कार्बन तो स्टील का बेसिक है ही, आयरन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है और कार्बन उसकी परसेंटेज के बेसिस पे उसमें अवेलेबल होगा। आयरन और कार्बन होगा तभी वो स्टील बनेगा। इसके अलावा भी और भी चीजें उसमें ऐड होती है। जैसे स्टेनलेस स्टील की बात करते हो, स्टेनलेस स्टील भी एक तरह का स्टील है, स्टील अलॉय है, लेकिन उसके अंदर हमने क्या मिक्स किया हुआ है? कार्बन और आयरन के अलावा हमने उसमें कोरोजन रेसिस्टिंग मटेरियल यूज किया हुआ है, जिसमें हम क्रोमियम भी यूज करते हैं और निकल भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ, कितने हैं, अगर क्रोमियम यूज किया तो 3 हो गए और निकल भी यूज किया तो 4 हो गए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने यूज किया है उसके बेसिस पे अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो वो आपका कहलाएगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ अलाइंग एलिमेंट। 4 कंपोनेंट स्टील, 5 कंपोनेंट स्टील, 3 कंपोनेंट स्टील, इस तरीके से आप उसको डिफाइन करोगे। ठीक है, जैसे 4 एलिमेंट है तो 4 कंपोनेंट स्टील, 5 कंपोनेंट स्टील 5 है तो ठीक है। तो ये पहला था। दूसरा है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर। किसी भी स्टील में जो आयरन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर का माइक्रो स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी जो सरफेस है, जो आपके स्टील की जो मटेरियल की जो सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम देखते हैं। तो उसको हम किस किस तरीके से देखिए, अब इसके लिए आपको थोड़ा डीप जाना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। उसमें कौन कौन सी चीजें होती है? एक होता है ऑस्टेनाइट, एक होता है मार्टेनसाइट, एक होता है फेराइट। ठीक है, तो ये चीजें वो हैं जो सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, जहां पे कार्बन की परसेंटेज ज्यादा हो जाती है वो फेराइट बन जाता है। मार्टेनसाइट में भी कार्बन की परसेंटेज होती है। ठीक है, ऑस्टेनाइट होती है। तो ये क्या है? ये ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर, जब जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू पर देखेंगे तो उनमें किस किस तरह के चेंजेस आपको दिख रहे हैं, तो वो अलग अलग कैटेगरीज मिलेगा। एक आपका हो जाएगा, आपका पीरियोडिक स्टील होता है, ऑस्टेनिस्टिक स्टील होता है, मार्टेनसिटिक स्टील होता है, इसको मार्टेनसाइट भी कहते हैं, फिर फेरिटिक स्टील होता है। ठीक है, तो ये आपके क्या है? ये स्टील के स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर आपका क्लासिफिकेशन किया गया। ये दूसरा था। तीसरा है पर्पस एंड एप्लीकेशन। हम किस तरह के स्टील को कहाँ कहाँ यूज करना चाहते हैं। अब जैसे अब आपको स्टील रेल ट्रैक बनाने में यूज हो रहा है तो वो स्टील अलग हो गया। घर के बर्तन बनाने में यूज हो रहा है, वो स्टील अलग हो गया। ठीक है, स्टील आपका जो वर्क पीस है, जो आप लैब में उस पर काम करते हो, तो वो स्टील अलग हो गया। यानी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन, रेल ट्रैक का अलग एप्लीकेशन है कि उस पर हाई लोड एंड हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। ठीक है, और एक है घर के बर्तनों का। घर के बर्तन का हाई स्पीड हाई लोड से कोई मतलब नहीं होता। घर के बर्तनों में सिर्फ और सिर्फ ये स्टील देखने की कोशिश की जाती है कि स्टील की वो कैरेक्टर जिसमें कोरोजन को हम रेसिस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए वो अलग एप्लीकेशन है। तो हम कह सकते हैं कि हम अलॉइंग स्टील को एक और भी कैटेगरी से कैटेगराइज कर सकते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस और एप्लीकेशन। ठीक है, इसके बाद आइए, इसके बाद एक और चौथा जो जो फर्स्ट का ही डिराइव्ड है कि
जो अलॉइंग एलिमेंट है उसका पर्पस, जो अलॉइंग एलिमेंट के मेन पर्पस की वजह से आप जो स्टील बनाते हैं उसको भी एक कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल आपने स्टेनलेस स्टील बनाया, स्टेनलेस स्टील में जो आपने यूज किया क्रोमियम या निकल, किस लिए यूज किया? कोरोजन को कोरोजन रेसिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस बेसिस पर डिफाइन करो कि उसका जो उसमें जो अलॉइंग एलिमेंट है उसका मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है, यानी कि जो मेन पर्पस है अलॉइंग एलिमेंट का, उसके बिहाफ पे अगर आप अलॉय को कैटेगराइज करते हो तो उसको हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ अलॉइंग एलिमेंट आपने कैटेगराइज किया है अलॉय एलिमेंट को, ठीक है। तो ये बहुत लेस होता है क्योंकि हम कभी जो एलिमेंट है उसके नेचर के बिहाफ पे हम अलॉय स्टील को हम डिफाइन नहीं करते। यानी कि आप इसके अंदर ये क्या कहा जा रहा है कि जिस अलॉइंग एलिमेंट को हमने ऐड किया उसमें उसका नेचर किस तरह का है, जो मैक्सिमम जिसका इफेक्ट पड़ रहा है उसका नेचर किस तरह का है, उसके हिसाब से डिफाइन करें। तो वो हम लोग बहुत रेयरली करते हैं। मेनली ऊपर के तीन ही टाइप के अलॉइंग एलिमेंट की क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। इसके बाद आता है अलॉय टूल स्टील। जो टूल स्टील यूज होती है हमारे यहाँ, हमारे पास, उस टूल स्टील की जो कैटेगरी हम करते हैं वो कितनी कैटेगरी में कर सकते हैं, ये मैंने आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ, पिछले से पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि हम जो स्टील, जो टूल स्टील, जैसे मैंने आपको बताया था फाइल्स, ठीक है। फिर मैंने आपको एक लेथ मशीन का एग्जांपल बताया था जिसके अंदर आपका अगर मीडियम कार्बन स्टील है और अगर हम उसको लो कार्बन स्टील के टूल से अगर हम उसकी प्रोसेसिंग करें तो टूल वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि टूल उससे कम हार्डर होगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन की परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, उसकी हार्डनेस बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही आप जो मीडियम आपके कार्बन स्टील है, आप उसको प्रोसेस करने के लिए आपको हाई कार्बन स्टील की जरूरत या उससे हायर ग्रेड के स्टील की जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि माइल्ड स्टील को अगर आपको फाइल करना है, उसके सरफेस को फिनिश करना है, तो आप क्या करोगे, माइल्ड स्टील के वर्कपीस के सरफेस को फिनिश करने के लिए आप हाई कार्बन स्टील की जो फाइल होती है, जो एक टूल है हमारे पास, जो एक इंस्ट्रूमेंट है, उस टूल से आप उसकी फिनिशिंग, सरफेस फिनिशिंग करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो अलॉइंग टूल है, जो टूल है हमारे पास, उसमें कितनी कैटेगरी कर सकते हैं? दो कैटेगरी होती है हमारी, एक लो अलॉय स्टील और एक हाई अलॉय स्टील। लो अलॉय स्टील में प्योरिटी की बात करते हैं कि जितने भी अलॉइंग एलिमेंट हैं वो कम से कम हो, ठीक है। यानी कि लो अलॉय स्टील में आप पढ़ेंगे तो विच कंटेन सिलिकॉन, क्रोमियम, मैंगनीज, टंगस्टन एज अलॉइंग एलिमेंट्स एंड आर कैपेबल ऑफ रिटेनिंग अ हाई डिग्री ऑफ हार्डनेस। यानी लो अलॉय स्टील में आपकी जो हार्डनेस है वो हाई से हाई हो एट 250 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपके हायर टेम्परेचर पे भी उसकी जो हार्डनेस है वो बनी रहे, तो वो आपकी लो एलॉय स्टील है। जो आपके हायर एलॉय स्टील है उसके अंदर जो आपके जो मेन जो एलिमेंट्स हैं वो जुड़ते हैं, जो हार्डनेस और स्ट्रेंथ की तरफ हमें मूव कराते हैं, यानी उसकी प्रोसेसिंग के लिए जिस जहाँ पे हार्डनेस और स्ट्रेंथ हमें चाहिए होता है। तो उसमें जो अलाइंग एलिमेंट कौन सा? टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, ये सब क्या होता है? ये सब हार्डर मटेरियल बन जाते हैं अगर इनको हम ऐड करते हैं किसी भी एलॉय के अंदर, तो ठीक है। और इसका मतलब ये है कि इसमें जो रिटेनिंग कैपेसिटी है, जो अपनी हार्डनेस की रिटेनिंग कैपेसिटी है, वो कहाँ तक चली जाएगी? 620 डिग्री, यानी कि जो फर्स्ट 250 डिग्री था, 250 डिग्री सेल्सियस था, वो कितना हो जाएगा? 620 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग हीट ट्रीटमेंट लगाते हैं। हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस इसके अंदर होता है, दोनों प्रोसेस के अंदर, यानी कि लो अलाइंग स्टील में भी और हायर अलॉय स्टील में भी, ठीक है। इसी के अंदर एक और तरह का हमारा जो टूल बनता है, दैट इज HSS। ये हाई अलॉय स्टील से ही आपका एक और टाइप ऑफ स्टील डेराइव होता है, दैट इज HSS। आप कहीं भी मार्केट में जाते हो या जितने भी लेथ मशीन के जितने भी टूल्स यूज होते हैं वो HSS के होते हैं, हाई स्पीड स्टील। आप जब लेथ मशीन पे कट करते हो तो वहां पे दो फैक्टर होती है, एक तो मटेरियल की हार्डनेस हुई और दूसरा कि जो टूल है वो आपका मूविंग होता रहेगा या फिर वर्कपीस है वो मूव होता रहेगा। यानी कि मूविंग पोर्शन पे आपको मशीनिंग करना है तो उसके लिए आपको टूल्स भी स्पीड पे, यानी कितने स्पीड पर मूव हो सकता है उतने स्पीड को बियर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए उस अलॉय स्टील की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और भी कैटेगरी जो हम लोग कैटेगराइज करते हैं वो HSS होता है, हाई स्पीड स्टील। इसके अंदर आयरन और कार्बन के अलावा जो हार्डर मटेरियल, जो हार्ड मटेरियल को हार्ड करने के लिए जो अलॉइंग एलिमेंट यूज किए जाते हैं, जैसे वैनेडियम हुआ, क्रोमियम हुआ, मोलिब्डेनम हुआ, ये सारी चीजें हम इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है। और ये हायर वियर रेसिस्टेंस होता है, हाई एब्रेजन रेसिस्टेंस होता है, एंड इसकी तो हार्डनेस तो मैं पहले ही बता चुका कि स्टील, हम हायर स्टील की, हायर अलॉइंग एलिमेंट की बात करेंगे तो उसकी हार्डनेस
अप टू दी 620 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है। ठीक है, तो ये आपके दो कैटेगरी हो गए टूल एलॉय के, ठीक है, लो एंड हाई। फिर इसके अंदर अब स्टील के और भी सब क्लासिफाई किया गया है कुछ छोटे छोटे स्टील्स में, जैसे आपका स्टेनलेस स्टील आ गया, एक आपका स्टेनलेस स्टील आ गया, एक आपका फेरिटिक स्टेनलेस स्टील। अब ये स्टेनलेस स्टील की क्लासिफिकेशन आ गई, फेरिटिक स्टेनलेस स्टील है, इतना डीप नहीं जाना आपको। मार्टेंसिटिक में मार्टेंसाइट बनता है, फेरिस्टिक में आपका फेराइट बनता है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज अलग अलग होती है और जो अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जैसे क्रोमियम है। स्टेनलेस स्टील में मेनली हमारा क्या फंक्शन, मेनली हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है स्टेनलेस स्टील का, मैंने आपको बताया था, घर के बर्तन स्टेनलेस स्टील के होते हैं, उसका एक ही फंक्शन है, मेनली फंक्शन, कि हमारा जो बर्तन है उसको हम हर दिन 3 टाइम तो धोते ही धोते हैं। 3 टाइम, अगर हम 3 टाइम्स इन अ डे अगर हम लोग भोजन करते हैं, अगर हमारा हम खाना खाते हैं, तो क्या होगा, हम 3 टाइम्स उसको धोएंगे। और किसी भी स्टील के अंदर अगर हम 3 टाइम रॉ, अगर लोहे के अगर कोई वर्कपीस हो, अगर उसको 3 बार धोएंगे, चाहे कितना वो साफ करके धो, तो महीना 1.5 महीने में वो जो आपका मटेरियल है उसके अंदर रस्टिंग और कोरोजन दिखने शुरू हो जाएंगे। तो हमारा मेन मकसद क्या है, स्टेनलेस स्टील जो हम यूटेंसाइल जो घर में यूज करते हैं, जो बर्तन यूज करते हैं, कि हम उसमें जो कोरोजन है वो ना लगने दें। तो इसके लिए हमने क्या डाला उसके अंदर निकल का एलॉय डाले। मैंने बताया था निकल कोरोजन, हाईली कोरोजन रेसिस्टेंट, निकल और क्रोमियम हाईली कोरोजन रेसिस्टेंट होता है। तो एक तो हमने निकल के एलॉय डाले और क्रोमियम के एलॉय डाले, ताकि हम उसके अंदर जो कोरोजन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम ना आने दें उसके अंदर, यानी कि कोरोजन रेसिस्टिंग प्रॉपर्टी हम उसके अंदर स्टील के अंदर जनरेट कर सके, आयरन और कार्बन के अलावा। अब अगर हैवी यूटेंसाइल में जाते हैं, जैसे प्रेशर कुकर वगैरह जब बनता है, ये तो हुआ बर्तन, जो प्लेट्स होती हैं या क्वार्टर प्लेट होती है, या और भी जो छोटे पतले पतले जो शीट्स के फॉर्म में होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हैवी में जाओगे आप, मोटे जैसे थिक 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 यूटेंसाइल में जाओगे, जिसके अंदर प्रेशर कुकर आता है आपका, और भी पैन वगैरह आते हैं, मोटे मोटे पैन जो आते हैं, थिक पैन आते हैं, तो वो सब क्या है, वो उनमें और भी चीजें मिलाई जाती है। उनका दो पर्पज होता है, एक तो कंडक्टिविटी के लिए भी यूज करते हैं हम लोग। ऐसा ना हो कि हमने मोटे से मोटा बना लिया और हीट हम नीचे से दे रहे हैं और वो अंदर सब्जियों तक पहुंचते पहुंचते वो ठंडा हो जा रहा है। तो ये भी एक फैक्टर है, तो उसको भी हम लोग एक फैक्टर लेके चलते हैं, जिसको हम लोग आगे चल के आपको पढ़ाएंगे, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, यानी कि किसी भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके की है और उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या अलग अलग कंडीशंस पे उस मटेरियल की प्रॉपर्टी वैसी ही बनी रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस से हम उसको पास करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से चलिए हीट ट्रीटमेंट तो आगे बताएंगे। अभी स्टेनलेस स्टील के अंदर आपका मैंने मेनली बता ही दिया, ये आपका कोरोजन रेसिस्टेंस होता है। इसके अंदर आपके क्या क्या मिले होते हैं, क्रोमियम होते हैं, और आपके क्या होते हैं, निकल होता है, क्रोमियम और निकल, मैंगनीज, ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए इन्हीं के बेसिस पे। इसका मेन मकसद यही है कि आपका जो रस्टिंग है वो मटेरियल के ऊपर ना आए। परसेंटेज कितने कितने होंगे, देखिए इसके अंदर मेंशन है, मैंने नोट्स इसीलिए शेयर किया हुआ, परसेंटेज कितने कितने होंगे वो चीजें मैंने आपको शेयर कर दी। जो आपके इसके सब टाइप्स है, फेरिस्टिक के अंदर अलग परसेंटेज हो जाएगा कार्बन का और सिलिकॉन का, आपका मार्टेस्टिक, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये मेरे नोट्स में था इसलिए मैंने आपको शेयर कर दिया। ये बेसिकली मैकेनिकल वालों के लिए ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा है आपका मैग्नेटिक स्टील। मैग्नेटिक स्टील में आपका क्रोमियम, कार्बन और निकल के अलावा टंगस्टन और कोबाल्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोबाल्ट और टंगस्टन के अलावा इसमें और भी क्या यूज होती है, क्रोमियम, निकल, कार्बन तो है ही। ठीक है, इसके अंदर जो देखेंगे 15 से 40% कोबाल्ट होता है, अप टू 10% टंगस्टन होता है, और बाकी लोअर इसमें आपके और भी कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या है मैग्नेटिक स्टील का, देखिए जो स्टेनलेस स्टील है उसमें मैग्नेटिज्म की बिहेवियर नहीं होती, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो जनरेट नहीं होता है। लेकिन मैग्नेटिक स्टील के अंदर आयरन के अलावा जो ये आपके कोबाल्ट और निकल हैं, जो कोबाल्ट और टंगस्टन है, ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते थे। इसीलिए इसमें आयरन के अलावा जो कोबाल्ट और टंगस्टन है उसको ऐड किया गया, ताकि उसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो आए, और जो कार्बन और ये सब चीजें हैं उनकी परसेंटेज को बिलो किया गया, बहुत कम किया गया, ताकि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो किया जाए। जैसे अब आप कहोगे इसका यूज कहाँ है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक स्टील जो यूज होते हैं, जो मटेरियल बनते हैं, इनका यूज कहाँ है। जैसे स्टेनलेस स्टील तो आपने बता दिया यूटेंसाइल में, और भी बहुत जगह पर है। मैग्नेटिक स्टील का यूज कहाँ है, मैग्नेटिक स्टील का यूज आपके घरों में भी होता है। जब हम लोग मार्केट से एक स्क्रू ड्राइवर लेकर के आते हैं और अपने टेप रिकॉर्डर या फिर मोबाइल फोन्स या फिर आज लैपटॉप जो खोलते हैं,
तो उनके जो स्क्रू होते हैं वो उनके जो फ्रेम होती है, जो शीट होती है, जो आपका लैपटॉप की बॉडी होती है या मोबाइल की जो बॉडी होती है, जो फ्रेम होता है, उसके काफी डेप्थ के अंदर ही उसके स्क्रू लगे होते हैं। तो उनको खोलने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ती है और वो एकदम लंबा होता है और वो आगे से पॉइंटेड होता है। हम जब उसको खोल लेते हैं तो मुझे खोलने के बाद मैं देखता हूँ कि वो स्क्रू ड्राइवर के साथ वो जो आपका स्क्रू है वो चिपकता हुआ चला आता है। इसका मतलब वो जो स्क्रू ड्राइवर है वो मैग्नेटिक स्टील का बना है, वो मैग्नेटाइज है, वो मैग्नेटिक स्टील का बना, वो स्टेनलेस स्टील का नहीं बना। अगर वो स्टेनलेस स्टील का होता तो वो क्या करता, वो जो आयरन का जो अंदर जो स्क्रू लगा है उसको वो अपने साथ चिपका के नहीं वापस लाता। आप लोगों ने देखा भी होगा, कभी कभी घर में नहीं देखा होगा तो कभी मैकेनिक के पास गए होंगे, अगर किसी भी लैपटॉप या मोबाइल फोन या और भी अदर इक्विपमेंट जो घर के होते हैं उनको ठीक कराने के लिए, तो आपने वहां पे देखा होगा। तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले स्टील्स होते हैं जिनको हम लोग मैग्नेटिक स्टील के अंदर कहते हैं। एक आता है आपका हीट रेसिस्टिंग स्टील। ये भी आपका ये आजकल के जो करंट सिनेरियो के अंदर जो रिसर्च हो रहे हैं उसके अंदर हाई रेसिस्टेंट स्टील को हीट रेसिस्टेंट स्टील को डेवलप किया गया। हीट रेसिस्टेंट स्टील का मतलब है कि हायर से हायर टेम्परेचर पे भी उस स्टील का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं करे, हायर से हायर। तो इसका यूज कहाँ होता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में, क्योंकि वहां पर जो हीट जनरेशन होती है वो इतनी हाई होती है कि जो नॉर्मल स्टील वो पिघल ही ना जाए, क्योंकि वहां पे बम्बार्डिंग होती है, हीट पैदा होती है और फिर उससे क्या होता है आपका हम उससे बॉयलर में उसमें जो वेपराइजेशन होता है वो चीजें करते हैं और देन आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये जो प्रोसेस है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, उसके अंदर कहीं ना कहीं जो हीट का जनरेशन है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अगर उनके प्लांट्स के इक्विपमेंट्स और पार्ट्स बनाने हैं तो हमें कहीं ना कहीं कुछ हाई हीट रेसिस्टेंट मटेरियल को जनरेट करने की जरूरत पड़ी, जिसके अंदर हमने क्या जनरेट किया? हाई रेसिस्टेंट हीट। इसका यूज कहाँ कहाँ है? बहुत रिसेंट में है ये चीजें। न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होती है, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट में यूज होती है, मिसाइल्स में यूज होती है, या ऐसे फर्नेसेस जहां पे बहुत हाई टेम्परेचर यूज होता है वहां पे इनका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोजिशन मिले होते हैं वो नीचे दिए गए हैं कंपोजिशन। इसके बाद आता है आपका एक और टाइप का आयरन है रॉट आयरन। रॉट आयरन स्टील के पहले बहुत यूज होता था, रॉट आयरन आज भी यूज होते हैं। देखा होगा आप लोगों ने जो नेल्स वगैरह यूज होती हैं, जो कील वगैरह आती है, वो सब रॉट आयरन होती है। वो ना स्टील होती है ना कास्ट आयरन होती है। कास्ट आयरन होगी तो टूट जाएगी, वो रॉट आयरन होती है, मुड़ भी सकती है वो। ठीक है, तो वो कैसे बनता है? ये रीमेल्टिंग प्रोसेस है पिग आयरन का। मैंने आपको बताया था पिग आयरन स्मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर जनरेट होता है और इस पिग आयरन को आप रीमेल्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ठीक है, फर्नेस के अंदर। और उस समय हमारा जो एक्सट्रैक्टिंग जो आपका आयरन पीस आयरन मिलता है वो आपका होता है रॉट आयरन। तो ये आपका था लास्ट रॉट आयरन। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए पहले इतने में, फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ सर। ये रॉट आयरन का जो सरफेस है, क्रॉस सेक्शन थ्रू अ पुडिंग फर्नेस, ये पुडिंग फर्नेस पे रॉट आयरन प्रिपेयर किया जाता है, जिसके अंदर ये फायर गेट है, ठीक है, ये एक्सट्रैक्टिंग डोर है, ठीक है, यहाँ पे पुडिंग है, पुडिंग होल है, आप सप्लाई करते रहते हैं। जो आपका पिग आयरन है, हर्थ है, यहाँ पे आपका जो फायर है उसकी वजह से जो आपकी पिघले हुए आयरन होते हैं, जो एक्सट्रैक्टिंग करना होता है आयरन के, वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। और फिर आपका ये जो गेट्स या ये जो ब्लॉक दिख रहे हैं, ये सब एक मैकेनिज्म है जहाँ से हम एशेज वगैरह निकालते हैं, जहाँ से हम स्लैग वगैरह रिमूव करते हैं। हाँ, रॉट आयरन के अंदर स्लैग्स भी होती हैं। रॉट आयरन एकदम प्योर नहीं कह सकते आप, लेकिन इसमें कार्बन की परसेंटेज बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम होती है रॉट आयरन के अंदर, लगभग 0.1% के आसपास होती है, बल्कि उससे भी कम कह लो। रॉट आयरन की यही खासियत है कि इसमें आयरन, ये स्टील की कैटेगरी का नहीं है, ये अलग आयरन है जिसके अंदर आयरन की परसेंटेज रादर देन कास्ट आयरन या स्टील उनसे भी बहुत कम होती है, ठीक है। 0.1% से भी नीचे कार्बन की परसेंटेज होती है। और इसमें स्लैग बनती है, जो इम्प्योरिटीज थोड़ी बहुत होती है वो 2% के आसपास इसकी स्लैग भी बनती है, ठीक है। तो ये आपके रॉट आयरन है, ठीक है। इतने तक में बताइए, ये अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे फेरस मटेरियल। फेरस मटेरियल का सबसे जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट था, 3-4 चीजें मैंने आपको फेरस मटेरियल के अंदर बताई। एक तो आपका स्टील है, दूसरा आपका कास्ट आयरन बताया, तीसरा आपका रॉट आयरन बताया, पिग आयरन बताया, ठीक है। पिग आयरन के बारे में थोड़ा सा बताया, वो तो उसके बारे में पढ़ना नहीं है। स्टील को आपको डिटेल में पढ़ना था, स्टील के स्पेशल टाइप्स के अलॉय, स्टील के टाइप्स बताए, अलॉइंग एलिमेंट बताया, स्टील में यूज होने वाले डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं
उनका क्या इफेक्ट है वो बताया, और जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं उनको बताया। इतने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। एनीवन प्लीज? नो सर। चलिए, अब तक जो मैंने बात करी वो थी फेरस। अब हम स्टार्ट करेंगे नॉन फेरस। नॉन फेरस का नोट्स अभी मैं फोटो नहीं खींच पाया, मैं अगली क्लास में फोटो खींच के आपके साथ शेयर करूंगा या आपकी क्लास लूंगा नॉन फेरस का। मैं आपको बता देता हूं नॉन फेरस में कौन कौन से मटेरियल्स आप जानते हो। चलो आप बताओ नॉन फेरस मटेरियल कौन कौन सा आपको पता है, नाम बताइए सर। मेटल्स, मटेरियल्स में कौन सा? मेटल्स, नॉन फेरस मेटल। एनीवन प्लीज? भाई बहुत सारे हैं। हाँ, एल्यूमिनियम, टिन, टिन, लेड, लेड भी है। चलिए आगे चलिए, एल्यूमिनियम, लेड तो मैंने बताया था, एल्यूमिनियम, टिन, बड़े इंपॉर्टेंट है और आपको इंपॉर्टेंट वाला ही पढ़ना है तो बहुत सारे मेटल, जिंक, कॉपर, कॉपर, तो इतने ही तक रहिए, इतनी ही आपको पढ़नी है। एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के अलॉयज, ठीक है, कॉपर और कॉपर के अलॉयज, एक हद मार के होगा तो जिंक और जिंक के अलॉयज, बस इतनी ही पढ़नी है आपको और इनके अलॉयज के बारे में पढ़नी है। आपका ये नॉन फेरस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के अलॉयज में ड्यूरोलोमीन वगैरह आती है, पता है आपको? पहले तक जो एरोप्लेन में जो मटेरियल यूज होता था, आज तो खैर चेंज होने लगे, अब एरोप्लेन या जो स्पेस एयरक्राफ्ट होते हैं उसके अंदर जो मटेरियल यूज होता था वो ड्यूरोलोमीन यूज होता था, जो कि एक एल्यूमिनियम का एलॉय है, एक हल्की एलॉय है, बहुत हल्का एल्यूमिनियम मटेरियल का बना हुआ एक एलॉय है जो यूज किया जाता था, ड्यूरोलोमीन। इसीलिए इसको शुरू से पढ़ाया जाता है ड्यूरोलोमीन मटेरियल को, ठीक है। लेकिन आज उसके अंदर एल्यूमिनियम का ही पार्ट है, लेकिन अब वो ड्यूरोलोमीन ना होकर के उसके अंदर जो रेनफोर्स्ड फाइबर्स उसमें ऐड किए गए हैं और हल्का मटेरियल बनाने के लिए, तो वो चीज़ें अब ज़्यादा यूज होने लगी हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है, एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम के एलॉय की, कॉपर की, कॉपर के एलॉय की। मैं बता देता हूँ, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एलॉय है, ठीक है। फिर आपका कॉपर है, कॉपर का एक सबसे अच्छा एलॉय क्या है आपका? ब्रास, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, ब्रास कॉपर का सबसे बेस्ट एलॉय है, जो कि हम कॉपर की जगह ब्रास हर जगह यूज करते हैं। ब्रॉन्ज भी है एक, ब्रॉन्ज भी एक मटेरियल है कॉपर का, ठीक है, सॉरी ब्रॉन्ज भी एक एलॉय है कॉपर का, ठीक है। गन मेटल भी होता है, गन मेटल भी होती है, ठीक है। बस इतनी ही चीजें आपको पढ़नी है। जिंक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे, नॉन फेरस आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में नॉन फेरस में कुछ नहीं है, नॉन फेरस में ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना आपको, नॉन फेरस में आपको इंट्रोडक्शन लेनी है तो, लेकिन नॉन फेरस का यूज बहुत कम करते हैं, स्पेशल पर्पज मटेरियल होता है नॉन फेरस, ठीक है। टूल में यूज करते हैं, ब्रास हमारा टूल यूज होता है, लेकिन कहाँ पे यूज होता है? हर जगह यूज नहीं होता है। मूविंग पार्ट्स में हम लोग ब्रास काफी यूज करते हैं, ब्रास के बुश वगैरह आते हैं, जब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करेंगे तो उसके जो इंजन वगैरह में जो बुश लगते हैं, जहाँ पे बेयरिंग वगैरह का फिटिंग होता है, वहां पे हम लोग ब्रास यूज करते हैं, ठीक है। उसका एक पर्पज है क्यों यूज करते हैं, ठीक है, फ्री मूवमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट नहीं होता लेकिन सॉफ्ट होता है। एल्यूमिनियम का यूज करते हैं तो वो ज्यादा घिसने के, वियर होने के उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो वो हम पढ़ाएंगे आपको पर्पज। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यूज होती है दैट इज हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट क्या है पता है आपको? हीट ट्रीटमेंट किसे कहते हैं? हीट ट्रीटमेंट का मतलब किसी चीज को हीट देना या उसकी हीटिंग प्रोसेस करना, ठीक है। चाहे वो किसी भी टेम्परेचर की बात कर रहे हो, 100 डिग्री की बात करो, 50 डिग्री की बात करो, 200 डिग्री की बात करो, 1000 डिग्री की बात करो, 3000 पे प्रोसेसिंग करो, लेकिन हम हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील करते क्यों हैं? मटेरियल की हम हीट ट्रीटमेंट करते क्यों हैं? ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ेंगे, हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब ये सेक्शन खत्म हो जाएगा पूरा, यूनिट 1 का सब यूनिट 1। इसके बाद फिर हम लोग कास्टिंग। चलिए मुझे आप लोग बताइए, या चलिए आपको क्या बताएंगे, मैं खुद ही बताता हूँ। जब आप हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो किसी भी मटेरियल में, सपोज मैं आयरन को गर्म करता हूँ,
लोहे के पीस को गर्म करता हूँ, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आ सकते हैं, आप लोगों में से कोई जानता है? सर आयरन रेड हो जाएगा गर्म होके। तो बाहर से दिख रहा है, इंटरनल कुछ बताइए, अगर कुछ टेक्निकल जानते हैं तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। अच्छा चलिए, गर्म होने के साथ क्या होता है, हम गर्म हो गया उसके बाद क्या, अगर एक लोहार, चलिए मैं आपको और हिंट देता हूँ सर आपको, सॉफ्ट हो जाएगा। हाँ सॉफ्ट हो जाएगा। तो क्या सॉफ्ट होने के साथ साथ उसकी हार्डनेस पे फर्क पड़ेगा? यस सर। यस सर, वो और हार्ड हो जाता है मेरे साथ। बहुत सर hard हो जाता है क्विंचिंग ना। कर लेते ना सर, क्विंचिंग कर लेंगे। हाँ क्विंचिंग से क्या हो जाएगा? क्विंचिंग एक हीट क्विंचिंग से ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। जो मेटल हार्ड हो जाएगा, जैसे जैसे तलवारों में होता है, जैसे सोल्ड में होता है। क्विंचिंग प्रोसेस किसे कहते हैं, पता है किसी को? सर जिसके अंदर पहले आप एक क्या नाम है, मतलब एक तलवार को अच्छी टेम्परेचर में जाके एक ऑयल के अंदर डिप करते हैं, जिससे उसका क्या नाम है, जिसका हार्डनेस अच्छी तरह हार्ड हो जाता है, जो सोल्ड होती है अच्छी तरह हार्ड हो जाती है। चलिए, तो क्विंचिंग के लिए तो हमें कोई लिक्विड की जरूरत पड़ेगी ना? हाँ सर, ऑयल यूज करते हैं। ऑयल भी यूज करते हैं, कोई भी लिक्विड लेते हैं, वाटर भी यूज होता है। अगर आप किसी मटेरियल को लेकिन लेकिन सर वाटर में ये दिक्कत आ रही है, लेकिन अगर हम वाटर के अंदर डालते हैं तो थोड़ी सी वो बैंड हो जाता है, तो बस सीधा नहीं बेंड रहता, नहीं, थोड़ा सी बैंड हो जाता बेंड है। नहीं, बहुत और सारे वो मटेरियल वाटर में यूज कलेक्ट करते भी हो हैं, जाता है। लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम है कोरोजन की। हम कई मटेरियल्स उसके अंदर यूज नहीं करते हैं। एक मिनट रुकना। हाँ जी, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है उसके अंदर क्विंचिंग के अंदर, कि अगर आप वाटर यूज़ करते हैं तो जो कोरोजन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो आनी शुरू हो जाती है फिर, अगर स्टील वगैरह की बात करते हैं तो। ठीक है, कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, अल्टरनेट ऑयल कौन सा है? क्विंचिंग पढ़ेंगे, क्विंचिंग एक हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस से हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें एक क्विंचिंग भी है। ठीक है, कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, कोई आइडिया? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। इसके लिए एक जो थिक ऑयल यूज होता है, विस्कस ऑयल यूज होता है, ताकि जो आपने कहा कि जो इसकी जो जिस रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे हम प्रोसेसिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, थिक में हम वाटर भी यूज़ करते हैं, लेकिन नॉन फेरस के लिए हम लोग ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं, नॉन फेरस मटेरियल। हाँ जी, इसके अलावा जो हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रीटमेंट के अंदर 4 प्रोसेस पढ़ेंगे, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग एंड क्विचिंग एंड केस हार्डनिंग। ये 4 चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे देन हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, मैं अगली क्लास में आपको इसकी फ़ोटो खींच दूंगा, मैं फ़ोटो खींच नहीं पाया, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। फिर हमारा कास्टिंग चलेगा। आप लोगों में से बताइए, कास्टिंग तो आधे लोगों ने पढ़ रखा होगा, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है। किस किस ने कास्टिंग का इंट्रोडक्शन नहीं लिया है टिल नाउ? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। आप लोगों ने कास्टिंग पढ़ा तो होगा? आ रही है यस सर। सर। हाँ, यस कास्टिंग पढ़ा तो होगा। यस सर। मेरे से पहले कोई ना कोई पढ़ा। कोई ऐसा बच्चा है जिसने कास्टिंग अभी तक पढ़ा ही नहीं? न्यू एंट्री, एनीवन?
ऐसा कोई भी नहीं है। वेरी गुड। सर पर है कास्टिंग। हाँ पढ़ा होगा क्योंकि मैं सर कास्टिंग ही और आयरन कास्ट इंजन भी आते हैं जो 2001 जो अब 2010 के पहले बुलेट के मॉडल में आते हैं, कास्टिंग इंजन कास्ट मॉडल। नहीं, वो तो बहुत आगे पहुंच गए आप। कास्टिंग तो बहुत छोटी चीज़ों से शुरू करनी है। कास्टिंग बहुत वास्ट एरिया है। हालांकि अब कास्टिंग से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग किसी और मेथड से हो रही है, जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स आ गए हैं उनके हेल्प से अब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। लेकिन जो बेसिक आइडिया है, जो पुराने ज़माने में जो चलता था, वो कास्टिंग मेथड से ही चलता था। ठीक है, कास्टिंग तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे क्लास लेने से पहले कोई सर पढ़ाते थे आपको, है ना? यस सर। उन्होंने पढ़ाया था तो आप लोगों ने पढ़ा तो होगा, थोड़ी बहुत Yes, आपको sir. नॉलेज तो हो जाएगी, क्योंकि उसके Yes, बाद sir. हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? Okay, क्योंकि मैं सिलेबस थोड़ा सा मुझे टाइट लग रहा है कि जल्दी जल्दी थोड़ा मुझे ख़त्म कराना है सिलेबस का, क्योंकि हो सकता है कि आपका फरवरी लास्ट में या फिर फरवरी लास्ट में आपका मिड टर्म हो, तो मिड आपका टर्म मिड टर्म भी होते होना है। हैं। हाँ, मिड टर्म भी होना है। तो सर ऑनलाइन ही होंगे ना? देखो अब वेट करो थोड़ा नोटिस का, अब तक तो सारा सिस्टम ऑनलाइन ही चल रहा है। तो एमसीक्यू होंगे ना मतलब ऑनलाइन में? बेटे एमसीक्यू तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो रहे हैं, वो स्पेशल केस है। लेकिन मिड टर्म अभी तक ऑनलाइन हुआ है, लेकिन सब्जेक्टिव हुआ है, वो हम लोगों ने लिया था। वेट करो थोड़ा नोटिस का, देखते हैं एक बार शेड्यूल आ जाए उसके बाद देखेंगे, है ना? हाँ क्या बोल रहे थे, एक बच्चा और कुछ बोल रहा था, बताइए। सर वो है ना 9 to 12 के स्कूल्स खुल रहे हैं। हाँ वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी इतनी जल्दबाजी कहना कि ऑनलाइन ही होगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अब धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं, तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते अभी, है ना? तो वेट करते हैं, बाकी अपनी तरफ से रेडी रखिए, ठीक है? चलिए, अटेंडेंस लगा ही लिया होगा, मुझे अटेंडेंस भेज दिया। हर्षित गुप्ता हैं अवेलेबल? हाँ सर भेज दी। भेज दिया, चलो थैंक यू। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। हाँ बोलो। सर वो आपने एमपी की लैब में फाउंड्री टूल्स के वो करवाए थे, हाँ तो उसकी एक फोटो जिसमें वो बनी हुई है ना पिक्चर्स, उसमें नाम क्लियर नहीं थे। आपने बोला था कि वो उसकी फोटो भेज दोगे वापस दोबारा। मैंने भेज दी है भाई, गूगल क्लासरूम मेरा खोलिए, देखिए मैंने भेजा। मिला कि नहीं मिला? मैंने Yes, दो sir. फाइलें भेजी बाद में, एक में फिगर भेजी और एक में सैंपल भेजे। मिल गया चेक करिए थोड़ा, ठीक है? भेज दिया मैंने। हाँ। ठीक है, अटेंडेंस मार्क कर लीजिए, मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, मैं विद इन 2 मिनट्स वो डिसेबल्ड कर दूंगा, ठीक है? ओके सर।